सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 7वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 7, विषय है विज्ञान, वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे। सबसे पहले आपको अपना नाम डाल लेना है, फिर अपना रोल नंबर डालना है, अपने पिताजी का नाम, साला का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला, ये सब आपको भर लेना है। बाकी नीचे का पोर्शन आपके सर द्वारा भरा जाएगा। प्रश्नोत्तर देखते हैं छात्रों। तो आपका निर्देश है सभी प्रश्न को पढ़कर विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, पादप नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो छात्रों, जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन को हमेशा मिश्रण के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सर्पवंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो निगल कर ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं और इस कारण वे मतलब चबा नहीं पाते और निगल कर सीधे क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भेड़ का पालन नहीं किया जाता। तो महाराष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है छात्रों जहाँ पर भेड़ों का पालन नहीं होता, इस कारण वहाँ पर ऊन भी क्या होता है, महंगा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यदि इससे ऊपर हुआ या इससे नीचे हुआ तो आप समझ जाइए आपको बुखार है या फिर आप बीमार हैं, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, खट्टे पदार्थ कौन से हैं। तो नींबू का रस भी खट्टा होता है, आपने खाया होगा। इमली भी खट्टी होती है। सिरका जो है ये भी खट्टा होता है। मतलब आपको उत्तर क्या आ जाएगा, डी, यानी कि सभी आपके खट्टे होते हैं। अगला प्रश्न है, लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को खालिस्तान कर देता है। तो लवण युक्त मतलब कि आपका नमक युक्त, और जितनी भी आपकी नमक जैसे खट्टी चीज़ें हैं, है ना, जिसमें अम्ल होता है, खट्टी चीज़ों में अम्ल होता है, इसलिए वो क्या कहलाती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जंग के पराक्रम को बढ़ा देती हैं अम्लीय चीज़ें। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बढ़ा देंगी। जितनी भी खट्टी चीज़ें वो बढ़ा देंगी, जितनी कड़वी चीज़ें वो कम कर देंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो इस वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा छात्रों आपकी 21% होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन कैसा होता है। तो हीमोग्लोबिन अपने रक्त में पाया जाता है और अपना रक्त कैसा होता है, लाल। इस कारण हीमोग्लोबिन भी कैसा होगा, लाल होगा। अगला प्रश्न है, जिस पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उसे कहते हैं। तो छात्रों, जिसमें दोनों होते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, मादा भाग और पुरुष भाग, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी कि आपका बी नंबर राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को कहते हैं। तो एकांक समय में तय की दूरी चाल कहलाती है। आपका राइट आंसर रहेगा। छात्रों, क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। 90% चांसेस रखता है कल को सेम टू सेम फंस सकता है। आपको कल 8 तारीख के पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो वैसे, है ना। जितने आपके फ्रेंड है सबको वीडियो शेयर कर दो, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक है। निर्देश नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं। मतलब जो कीट भक्षी पौधे हैं, कीट भक्षी पादप हैं, है ना, भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, समझाना है आपको। तो छात्रों, आपके लिए हम उत्तर भी लिख के ला चुके हैं, तो अच्छे से तैयार कर लो। आपका उत्तर है, पहले चरण में कीट भक्षी पादप अपने अंगों या कपड़ों के बालों द्वारा या फिर आप लिख सकते हो अपने पुष्पों के बालों द्वारा अपने शिकंजे में अपने आहार को संग्रहित करते हैं। दूसरे चरण में कीट भक्षी पादप अपने आहार को पाचन करते हुए अपने शिकंजे में संचित अवशेषों को तोड़ते हैं। इस चरण में पादप अपने शिकंजे में पानी और एंजाइम का उपयोग करते हुए आहार को छोटे छोटे अंशों में टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तीसरे चरण में कीट भक्षी पादप अपने अवशेषों और आहार के टुकड़ों का अवशोषण करते हुए शिकंजे में बाहर निकालते हैं। ये आपको राइट आंसर लिखना है। अगला प्रश्न, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो आप लिख दीजिएगा, जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज तत्व ऊपरी पृष्ठ से संग्रहित करते हुए स्थलीय खनिज स्तर तक पहुंचते हैं। यह जल और खनिज तत्व रेखांकन द्वारा जड़ों की सतह तक पहुंचते हैं, जो उन्हें प्राप्त करते हैं और उन्हें जड़ों के ऊपरी भाग तक ले जाते हैं। ओके छात्रों, ने आपका उत्तर है। यदि आपके पास इससे आसान या इससे सरल कोई उत्तर है तो आप उसे भी याद कर सकते हो, जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो आपका पहला आ जाएगा लीवर, दूसरा आ जाएगा ग्रास्टिक ग्लैंड, तीसरा आ जाएगा आपकी पैंक्रियाटिक ग्रंथि। ये आपको बस 3 ही याद कर लेना है। अगला प्रश्न छात्रों आपका इसके बाद देख लेते हैं, जो कि जानता से किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखिए। छात्रों, सबके सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 90% चांसेस सेम टू सेम फंस
प्रश्न के, सबके साथ तैयार कर लो है ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। तो जांतव रेशे किसे कहते हैं? जांतव रेशे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है, आपको क्या लिखना, जांतव रेशे किसे कहते हैं? वे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं जांतव रेशे कहलाते हैं। 2 उदाहरण में आ जाएगा आपका भेड़ बकरी के रेशे। ठीक है, अगला प्रश्न, कायिक प्रवर्धन को समझाइए और इसके लाभ लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन क्या है? किसी पौधों के बढ़ती भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा अन्य पौधों तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आप और आसान भाषा में ऐसा लिख सकते हो कि किसी पौधे के किसी भाग से, जैसे कि जड़, तना आदि के भाग, किसी पौधे के किसी भाग से पुनः पौधे को उगाना, है ना, कि जड़ तना भाग ही है ना, तो किसी पौधे के किसी भाग से पुनः पौधे को उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ में लिख देना है, पहला, इस जनन में एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होने के कारण जनन में कम समय लगता है। तो बस आप इतना लिख दीजिएगा, जनन में कम समय लगता है, आप इतना याद करो। दूसरा आपको याद करना है, कम समय में ही मिल जाते हैं, क्या? फूल और फल, यहाँ से फूल और फल कम समय में मिल जाते हैं। थर्ड आपको करना है, इस जनन में उगाए गए पौधे कौन जनक के समान होते हैं। बस 3 याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो रक्त क्या है? एक शारीरिक तरल द्रव है जो लहू बहुनों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। आप ऐसा लिख सकते हो, रक्त क्या है? आप देखो ध्यान से सुनिए, रक्त शरीर में बहने वाला वह तरल द्रव्य है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, घटक क्या लिख दोगे? प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन लिख दीजिएगा। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बस कंप्लीट, बहुत हैं आपकी। अगला प्रश्न है, ए तथा बी चित्र में लेंस का नाम लिखकर उनका उपयोग बताइए। तो ए में कौन सा लेंस लगा है, बी में कौन सा लेंस है, आपको बताना है। तो ये आपका अंदर की ओर धंसा हुआ है और ये बाहर की ओर फैला हुआ है। तो आपका ए वाला उत्तल लेंस है, बी वाला अवतल लेंस है। और इस लेंस का देखो, उत्तल लेंस का प्रयोग क्या होता है? दूरदृष्टि के दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। बस इतना लिख दो, आपका राइट आंसर है। और अवतल लेंस का प्रयोग क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। फिर पोषण किसे कहते हैं? पोषण के प्रमुख घटक बताइए। तो जिस भोजन को हम खाते हैं और उस भोजन को पचाकर हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति पावर मिलती है, उसे हम पोषण कहते हैं। प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, बस इतना आपको लिख देना है या फिर प्रमुख घटक हो जाएंगे। ठीक है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, इतना लिखना में, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, गुड़हल की पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों को पहचानिए। ठीक है, तो गुड़हल का पुष्प जो है एक सूचक के रूप में कार्य कर रहा है। तो सूचक नींबू रस में आपका जो गुड़हल का सूचक है वो क्या करेगा? गहरा गुलाबी हो जाएगा गुड़हल का पुष्प। और यदि हम उसमें अम्ल डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे तो वह अम्लीय हो जाएगा, उसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय रहेगी। शैम्पू डालेंगे यदि पुष्प में तो वह कैसा हो जाएगा? कलर उसका हरा हो जाएगा और प्रकृति रहेगी क्षारीय। शक्कर का विलयन में रंग वैसा ही रहेगा जैसे पहला है और वह उदासीन रहेगा, और दूसरे में भी रंग वैसा ही रहेगा, यानी डैश कर देना है आपको, वह उदासीन रहेगा। फिर कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी पौधे के बढ़ती भाग जैसे जड़, तना आदि, हमने अभी ये प्रश्न देख लिया है ना, इसके लाइव भी देख लिया है, वही सेम प्रश्न है, आप उससे अच्छे से देख लीजिए, पहले आपने देख लिया है। अगला प्रश्न, स्वपरागण परपरागण को समझाइए। स्वपरागण क्या है? जब एक ही पुष्प के परागण नहीं है, परागकण है। यहाँ पर देखो सुधार लीजिएगा, जब एक ही पुष्प के परागकण, ठीक है, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना है। ठीक है, इसके लिए लाइनों को आप छोड़ो, जिस लाइनें फालतू हैं ऊपर 2 लाइनें बस मेन है। फिर परपरागण है, किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी स्पीशीज के किसी अन्य पौधों के पुष्प की ओर पुष्प में स्थानांतरण। ठीक है, या फिर ऐसे हटा दो, किसी पुष्प के परागकोश के परागकणों का उसी स्पीशीज हटा दो, उसी पुष्प, ठीक है, उसी पुष्प के किसी अन्य पौधे के पुष्प पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। ठीक है, क्या? किसी पुष्प के परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प के किसी अन्य पौधे के पुष्प पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। आपका राइट आंसर रहेगा। फिर धमनीशिरा में को परिभाषित करके उसे काल लिखिए। तो धमनी क्या है? वे रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। ठीक है, इतना लिख देना है आपको, जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं वे धमनियाँ। ठीक है, हृदय से आगे पहुंचाती हैं वो धमनियाँ, आगे कुछ नहीं लिखना है आपको। धमनियों के कारण 2 काल लिख देना है। धमनियाँ प्रवाहित रक्त तेज गति से प्रवाहित होता है, और दूसरा रक्त को दाएं नली से फेफड़ों तक पहुंचाती है। लिख देना रक्त को
हृदय से फेफड़ों तक पहुंचाती है। और फिर सिरा का लिखना है, सिरा में क्या जाएगा, सिरा। सिरा को देखो आपको लिखना है, सिरा क्या है, शरीर से रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं, सिरा कहलाती हैं। ठीक है, सिराएँ भी रक्त वाहिका हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। और बाकी आपको कार की बात करें तो कार आप यही लिख दीजिएगा सेम टू सेम। तो छात्रों ये था आपके 22वां क्वेश्चन। अभी देखो 23वां प्रश्न है आपका इसके बाद। तो आपका 23वां प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो आप लिख दीजिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला, आप देखो इसे छोड़ो, ये बहुत कठिन है, इसे हटा दो आप। इतना लिख दो आप, लोहे को जंग से बचाने के लिए इसमें पेंट करेंगे। दूसरा, ग्रीस या ऑयल की परत चढ़ाएंगे। और तीसरा, किसी अन्य धातु की परत चढ़ाएंगे। 3 आसान है, बिल्कुल लिख दीजिएगा आप। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसे इतना लिख लीजिएगा, पहली पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरी भी आसान है, तीसरी भी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। चित्र द्वारा दर्शाकर व्याख्या कीजिए। देखो चित्र आप बना दीजिएगा इस प्रकार से, एक ट्राइंगल बनाइएगा, एक प्रकाश किरण गुजारिएगा, लिख दीजिएगा श्वेत प्रकाश किरण। और ये जो टूटती है वो टूटती है 7 करों में, किसमें, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, जैसे हम कहते हैं बेजानी हापी नाला। बेजानी हापी नाला इसे हम कहते हैं बेजानी हापी नाला। इस प्रकार से आप याद कर लो, ये आपका चित्र हो जाएगा। इस प्रकार लिख भी सकते हो थोड़ा बहुत। फिर दूसरा प्रश्न है, इस चित्र प्रकार से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को लिखिए। तो वो है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इसे आप ऐसे अच्छे याद करो, बेजानी हापी नाला। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। छात्रों इसका कंप्लीट आपका क्वेश्चन पेपर जो कि एक मॉडल पेपर है और 90% चांसेस हैं सेम टू सेम बसने के, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ना। आप भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।